नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। रायपुर के जिला अस्पताल में 7 नवजात की मौत पर मचा बवाल। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा बिना ऑक्सीजन लगाए कर रहे थे रेफर। राजस्थान के बीकानेर में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। मेघालय और लद्दाख में भी भूकंप से कांपी धरती। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों में गैंगवार पर सरकार हुई सख्त। गृह मंत्री ने कहा शराब माफियाओं के खिलाफ होगी रासुका की कार्रवाई। माफियाओं की संपत्ति की जाएगी जब्त। कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। स्पाइस बियर पेगासस जासूसी मामले में मुख्यमंत्री पर कसा तंज। कहा राजनीतिक नेताओं के नाम पर झूठ बोल रहे सीएम। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्विटर पर ऊर्जा मंत्री का वीडियो किया पोस्ट। शिवराज के धमकी भरे बयान पर की तीखी टिप्पणी। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में 3 नवजात बच्चों की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा था। वहीं अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने यह भी दावा किया कि 3 नहीं 7 बच्चों की मौत हुई है। साथ ही कहा कि मैंने अपनी आंखों से एक के बाद एक 7 बच्चों के शव ले जाते देखे हैं। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप बीकानेर से 383 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। गनीमत रही कि भूकंप से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि राजस्थान से पहले मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में शराब माफियाओं के बीच हुई गैंगवार को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि शराब कारोबारियों के खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रेस वार्ता के बाद ट्विटर के जरिए शिवराज पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि इजरायली कंपनी के स्पाइस वेयर पेगासस जासूसी मामले में शिवराज कह रहे हैं कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। कांग्रेस इसे सामने लाई है, जबकि सीएम खुद बिना साक्ष्य के कई दिवंगत राजनीतिक नेताओं के नाम लेकर झूठ परोस रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि शिवराज जी के मंत्रियों से डर लगता है। वो तो इस कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा डॉक्टर को भी खुलेआम डरा रहे हैं कि याद रखना मैं 21 बार जेल गया हूं। शिवराज सरकार के मंत्रियों से डर लगता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो लगातार नौटंकियों के लिए जाने जाते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं, कभी गड्ढा खोदकर खंबे सीधे करने लग जाते हैं, कभी टहनियां हटाने लग जाते हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आ रहा है। जो डॉक्टर्स जो कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, अब उन्हें धमकाते हुए कह रहे हैं कि याद रखना मैं 21 बार जेल गया हूँ। तो निश्चित तौर पर यह धमकाने का मामला एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। खुलेआम कोरोना योद्धाओं को धमका रहे हैं जो तीसरी लहर की तैयारियों में लगे, जिन्होंने कोरोना की 2 लहर के अंदर जनता की रात दिन सेवा करी। तो निश्चित तौर पर उन्हें यह भी खुलासा करना चाहिए कि 21 बार उनकी जेल यात्रा किस कारण से हुई, यह भी प्रदेश की जनता को बताया और चुनाव आयोग को दिए अपने
हलफनामे में उन्होंने ये दर्शाया कि ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रदेश के मंत्रियों का व्यवहार जो है बड़ा गैर शिवराज सरकार के मंत्रियों से डर लगता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो लगातार नौटंकियों के लिए जाने जाते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं, कभी गड्ढा खोदकर खंबे सीधे करने लग जाते हैं, कभी टहनियां हटाने लग जाते हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आ रहा है। जो डॉक्टर्स जो कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, अब उन्हें धमकाते हुए कह रहे हैं कि याद रखना मैं 21 बार जेल गया हूं। तो निश्चित तौर पर यह धमकाने का मामला है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, खुलेआम कोरोना योद्धाओं को धमका रहे हैं जो तीसरी लहर की तैयारियों में लगे, जिन्होंने कोरोना की 2 लहर के अंदर जनता की रात दिन सेवा करी। तो निश्चित तौर पर उन्हें यह भी खुलासा करना चाहिए कि 21 बार उनकी जेल यात्रा किस कारण से हुई, यह भी प्रदेश की जनता को बताया और चुनाव आयोग को दिए। अपने हलफनामे में उन्होंने ये दर्शाया कि ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रदेश के मंत्रियों का व्यवहार जो है बड़ा गैर शिवराज सरकार के मंत्रियों से डर लगता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो लगातार नौटंकियों के लिए जाने जाते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं, कभी गड्ढा खोदकर खंबे सीधे करने लग जाते हैं, कभी टहनियां हटाने लग जाते हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आ रहा है। जो डॉक्टर्स जो कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, अब उन्हें धमकाते हुए कह रहे हैं कि याद रखना मैं 21 बार जेल गया हूं। तो निश्चित तौर पर यह धमकाने का मामला है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, खुलेआम कोरोना योद्धाओं को धमका रहे हैं जो तीसरी लहर की तैयारियों में लगे, जिन्होंने कोरोना की 2 लहर के अंदर जनता की रात दिन सेवा करी। तो निश्चित तौर पर उन्हें यह भी खुलासा करना चाहिए कि 21 बार उनकी जेल यात्रा किस कारण से हुई, यह भी प्रदेश की जनता को बताया और चुनाव आयोग को दिए। अपने हलफनामे में उन्होंने ये दर्शाया कि ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रदेश के मंत्रियों का व्यवहार जो है बड़ा गैर शिवराज सरकार के मंत्रियों से डर लगता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो लगातार नौटंकियों के लिए जाने जाते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं, कभी गड्ढा खोदकर खंबे सीधे करने लग जाते हैं, कभी टहनियां हटाने लग जाते हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आ रहा है। जो डॉक्टर्स जो कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, अब उन्हें धमकाते हुए कह रहे हैं कि याद रखना मैं 21 बार जेल गया हूं। तो निश्चित तौर पर यह धमकाने का मामला है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, खुलेआम कोरोना योद्धाओं को धमका रहे हैं जो तीसरी लहर की तैयारियों में लगे, जिन्होंने कोरोना की 2 लहर के अंदर जनता की रात दिन सेवा करी। तो निश्चित तौर पर उन्हें यह भी खुलासा करना चाहिए कि 21 बार उनकी जेल यात्रा किस कारण से हुई, यह भी प्रदेश की जनता को बताया और चुनाव आयोग को दिए। अपने हलफनामे में उन्होंने ये दर्शाया कि ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रदेश के मंत्रियों का व्यवहार जो है बड़ा गैर मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अंत्योदय समिति के गठन की योजना बनाई है। बता दें कि बीजेपी ग्राम पंचायत स्तर पर 11 सदस्यीय समिति बनाएगी। ये अंत्योदय समिति शासन की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए अंत्योदय समिति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, वो कौन सी कमेटी बनाते हैं, कौन से संगठन बनाते हैं, लेकिन इस सबके पीछे उसकी सोच एक ही होती है कि कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह उनको लाभान्वित किया जाए। और वो कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने का तरीका होता है उनको एक तरह से पेरोल पर लेकर आते हैं। 11 लोगों की कमेटी बनेगी, फिर नीचे लग जाएंगे और बंटवारा होगा। पैसे के बांटने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए समितियां बनाई जाती है। न कोई ऐसा काम है बताने के लिए। क्या बताएंगे कोरोना में लाखों मर गए, हमने सैकड़ों बताए? क्या बताएंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 35,000 रुपये कीमत होती थी? क्या बताएंगे ऑक्सीजन की कमी से लोग वो गए? ये सब बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको मोबिलाइज करना है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार में हमारी विचारधारा का ये जो प्रमुख बिंदु है अंत्योदय, यह पहुंचे, इस उद्देश्य से लेकर हमारी सरकारों में पहले भी, चाहे वो पटवारी जी के समय की सरकार हो, चाहे पिछली सरकारें भी रही हो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमने अंत्योदय समितियों का गठन किया है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं कई दिनों से खरगापुर नगर और अन्य जगहों पर चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूला है। बहरहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। भोपाल में ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले इंजेक्शन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को साइबर क्राइम टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अजय कुमार व्हाट्सएप पर इंजेक्शन बेचता था और एडवांस के रूप में अन्य सह आरोपियों के बैंक खाते में पैसे जमा करवाए जाते थे। तो वहीं जिन फ्रॉड खातों में रुपए जमा कराए गए हैं, उन सह आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है।
देवास के अमलतास में नवीन तकनीक से रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। बता दें कि बबीता सक्सेना की रीढ़ की हड्डी को 8 स्क्रू से फिक्स करना था, जिसे देखते हुए स्पाइन सर्जरी डॉक्टर अर्पित उपाध्याय ने मिनिमल इन्वेसिव तकनीक से ऑपरेशन किया और महज 3 दिन में महिला को ठीक कर दिखाया। बता दें कि मिनिमल इन्वेसिव से स्पाइन सर्जरी देवास में पहली बार की गई है। वहीं अमलतास अस्पताल के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया ने सर्जन डॉक्टर अर्पित उपाध्याय को इस उपलब्धि पर बधाई दी। और मैं अपनी बहू को यहाँ गंभीर हालत में लेके आई थी अमलताज में, और यहाँ पे डॉक्टर नर्स वगैरह स्टाफ, पूरे स्टाफ ने मेरी बहुत मदद करी और मेरी बहू को ऑपरेशन में डॉक्टर उपाध्याय से इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया, वो सक्सेस रहा और तीसरे दिन ही मैं उनको छुट्टी करा कर ले जाऊंगी। मैं यहाँ अमलताज हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। यहाँ पर रात में हमारे पास एक केस आया था इमरजेंसी में। 40 वर्ष की महिला थी जिन्हें सीढ़ियों से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। D10 जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो टूट गई थी, 50% वो टूट गई थी। लकीली उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे डैमेज नहीं हुआ था, उनके पैरों की हलन चलन चल रही थी, इसीलिए हमने इमरजेंसी में उन्हें ऑपरेट करने का डिसीजन लिया। उनका सारा प्रोसेसिंग हुआ, ब्लड टेस्ट और एक्सरे और सब हमने जांच करके पूरा प्लान बनाया और हमने मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के जरिए उनका ऑपरेशन किया। इस सर्जरी था यहाँ पे अस्पताल की टीम ने बहुत अच्छा सुलोचन दिया, समझाया सबको और तुरंत उपचार दिया, जिससे मेरी पत्नी को रिलीफ हुआ। अर्पित उपाध्याय जी सर ने ऑपरेशन करा, थोड़ा सफल ऑपरेशन रहा और मेरी पत्नी को दूसरे दिन ही अपने पैर पर खड़ा करके चला गया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शुजालपुर में शासन की गाइडलाइन के मद्देनजर ईद का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। ईदगाह पर और मस्जिदों में मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी और कोरोना महामारी को खत्म करने और क्षेत्र में अच्छी बारिश के लिए दुआ भी की। वहीं ईद पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासनिक अमले के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ दिखाई दिए। शासन के जो गाइडलाइन है कि कितने लोग जो है ईद की नमाज अदा कर सकते हैं, उन सारे नियमों का विधिवत पालन हो, किसी तरीके से विवाद की स्थिति में बने, कोई आपराधिक घटना न घटित होने पाए, इसको लेकर पूरे चाक चौबंद, पूरे शुजालपुर सिटी और मंडी और अकोदिया, अवंतीपुर, बोधिया और कालापीपल 5 थाना क्षेत्र में माकूल व्यवस्था की। पुलिस फोर्स रात भर सारे धार्मिक स्थलों की चेकिंग की है उन्होंने। मॉर्निंग में सभी जगह 6 बजे से व्यवस्थाएं लग गई हैं और सभी जगह की नमाजें तकरीबन पूरी विधिवत हो चुकी है और चौकसी के रूप में हम लोग थोड़ा पेट्रोलिंग ये कर रहे हैं कि ताकि कहीं किसी तरह की कोई बात विवाद न होने पाए। भिंड जिले में यात्री से भरी एक स्लीपर बस हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गई, जिससे पूरी बस में करंट फैल गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और एक यात्री की मौत भी हो गई। सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। बताया जा रहा है कि बस अम्बाहा से भिंड आ रही थी। बस में करीब 150 लोग सवार थे। सभी यात्री दंदरुआ धाम में दर्शन करने जा रहे थे। यह हादसा सड़क पर हाई टेंशन लाइन के नीचे होने की वजह से हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होते ही तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ताजा मामला ग्वालियर जिले से देखने को मिला, जहां 3 मासूम बच्चियां कोरोना की चपेट में आ गईं। वहीं इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। इस दौरान मंत्री ने स्कूल खोले जाने को लेकर कहा कि इस मामले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट फैसला लेगा कि कहां स्कूल खोलने हैं और कहां नहीं। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको ही होगा इसको नहीं होगा। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, उसकी पूरी हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आईसीयू के बेड के साथ साथ पीआईसीयू बच्चों के भी वार्ड हम लोग बना रहे हैं बच्चों की, और जो हमारे वेंटिलेटर हैं और जो भी व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश देश में बेहतर स्थिति में है, आप सबको जानकारी है। आज मात्र 18 केस आए और खोलने का
कि जहाँ तक बात है जिले की जो क्राइसिस कमेटी वहाँ जिले में तय करेंगी कि स्थिति वहाँ की कैसी है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अपने काम की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रेजेंटेशन देखने का उद्देश्य सभी के कामों को परखना था। साथ ही नगर निगम कमिश्नर को अवैध कॉलोनी के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए। भोपाल में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के करीब 4 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दिया जाता है और हमारी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1.5 करोड़ लोगों को 5 महीने का मुफ्त राशन दिया है। वहीं मंत्री भदौरिया ने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशन पर एक सिस्टम में रहकर समय पर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की यादें जो पुरानी है वो जाती नहीं है, वो अपने पुराने ख्वाबों में जीते रहते हैं। जब वो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की सरकार थी तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनके ही वन मंत्री उमंग सिंगार कहा करते थे ये राशन के घोटालेबाज है, ये माइनिंग के घोटालेबाज है, ये अन्य प्रकार के घोटालेबाज है। इसे दिग्विजय सिंह जी को हर अच्छी गरीब आदमी के लिए जो चीज उपयोग में होती है या जो गरीब हित की जो योजनाएं होती है उस सबको दिग्विजय सिंह के पेट में पीड़ा हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते। एक सामंती सोच के व्यक्ति है दिग्विजय सिंह जी, स्वयं राज परिवार में पैदा हुए, उसी प्रकार की सोच उनकी इस प्रकार की है। हमारे देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्रांसपेरेंट तरीके से, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 97% कई जगह राशन बटा। मैं जिस 2 जिलों का प्रभारी हूँ। भोपाल में विधायक कुणाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में सोयाबीन की फसल और कानून व्यवस्थाओं को लेकर मैंने कमलनाथ से चर्चा की है। साथ ही सदन में जनता के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने पर भी बातचीत की। वहीं कुणाल चौधरी ने मानसून सत्र को लेकर कहा कि सरकार चाहती ही नहीं कि सदन चले, सरकार अपने मूल मुद्दों से भागने का काम कर रही है। से लेकर हर व्यवस्था के ऊपर कि कैसे सदन के अंदर इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, स्पष्ट रूप से जनता के मूल मुद्दों के ऊपर, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने में लगी है, गरीबों को परेशान करने में लगी हुई है, और इसके ऊपर किस तरीके से काम करे, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी से मेरी चर्चा हो और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरी पार्टी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरेगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ के निवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी दिनों में अनुसूचित जाति विभाग द्वारा न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अत्याचार पर आवाज उठाएंगे। जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर अत्याचारों की वृद्धि हुई है, साथ ही साथ उनकी आर्थिक उन्नति भी रोकने का काम अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को बंद करके किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम सारे वह अधिकार जो हैं जिनको की लेकर संविधान में व्यवस्था की गई है, उन पर कुठाराघात हो रहा है। आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, इस प्रदेश की ग्वालियर की खंडपीठ के माननीय 2 न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने एक फैसले में दलित युवती के सामूहिक बलात्कार के फैसले में ये निर्णय दिया है कि राज्य की पुलिस और शिवराज सिंह की सरकार भरोसे के लायक नहीं रह गई। हबीबगंज के रेलवे स्टेशन पर जबलपुर लोकायुक्त ने NHM के प्रभारी कार्यपालन यंत्री ऋषभ कुमार जैन को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जाता है कि प्रभारी यंत्री शिवनी में बन रहे अस्पताल निर्माण कार्य के मामले में ठेकेदार से भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग कर रहे थे। तभी पूरी प्लानिंग के साथ लोकायुक्त की टीम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची और आरोपी प्रभारी कार्यपालन यंत्री को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर के निवासी है, इनके द्वारा जिला सिवनी में जिला चिकित्सालय के उन्नयन कार्य एवं मरम्मत कार्य किया गया था। इसका करीब 44 लाख का ठेका था। इसमें से करीब 35 लाख का पेमेंट हो चुका है। शेष पेमेंट निकालने और फाइनल बिल के लिए
सतपुड़ा भवन भोपाल में एक पदस्थ हैं ऋषभ कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NHM, इनके द्वारा 3 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उनको 3 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द इंक्रीमेंट, पदोन्नति, महंगाई भत्ता दिया जाए और मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सवाल ये है कि भाई जब आदमी के पास समस्या है तो अपनी समस्या तो बताने का उसको अधिकार है, वो उसी को बताएगा जहां से उसका निदान हो सकता है। तो कर्मचारी की तो पूरी की पूरी जो समस्या है का निराकरण है वो सरकार से ही संभव है, क्योंकि हम लोग तो वेतनभोगी लोग हैं। तो जिस तरह समाज के सभी वर्ग सरकार को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, किसान अपनी बता रहा है, व्यापारी अपनी बता रहा है, छात्र, स्टूडेंट, पालक सभी लोग बता रहे हैं, उसी तरीके से हम भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। हम भी इसी समाज की मांगे हैं आपकी? हमारी देखिए 3 मांगे प्रमुख हैं। 5 साल से पदोन्नति बंद है, वो तो कोविड के पहले से ही बंद है। 2 साल से हमें वेतन वृद्धि नहीं मिली है। केंद्र के समान महंगाई भत्ते में हम 16% पीछे हो चुके हैं। तो ये 3 प्रमुख मांगे। इसके अलावा भत्तों की बात है, आज केवल 200 रुपया परिवहन भत्ता मिल रहा है। पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो गया। 200 रुपए में पूरे महीने भर आना कैसे संभव? मकान किराया भत्ता नहीं बढ़ाया गया। तो ये सब मांगे। सिंगरौली जिले में एक 21 वर्षीय युवक ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि एक लड़की उसका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल कर रही है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग लड़की पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपी लड़की पहले तो लड़के से फोन पर बात करती है, बाद में वीडियो कॉलिंग के जरिए उसका न्यूड वीडियो बना लेती है और लड़के को ब्लैकमेल करती है। फर्जी नंबर से अपना फर्जी IP एड्रेस जनरेट कर लेता था और फेसबुक में और व्हाट्सएप में बना करके और लोगों को जो है ब्लैकमेल करता था। उसमें न्यूड सिम प्रियंका के नाम से अपना IP जनरेट किया था और उसमें न्यूड सिम वगैरह दिखा करके व्हाट्सएप में और सामने वाले के एक्शन को ले करके और उससे दूसरे माध्यमों से उसे ब्लैकमेल करता था। ऐसे कई। विदिशा में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने रैली निकाली। साथ ही वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रैली में शामिल रहे। हम एक सामूहिक अवकाश लेंगे और 18 संगठन हमारे सब एकजुट हैं। सरकार से हमारा निवेदन यही है कि हम 2 साल से हम आर्थिक रूप से संकट में हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जब कोई चीज़ कर्मचारियों के हित में घोषणा करने की बात आती है तो वित्तीय भार और आर्थिक रूप का एक बहाना लिया जाता है। अगर ऐसा ही है तो मेरा शासन से अनुरोध है कि हम 2 साल संकट में 1 साल माननीय सांसद विधायकों की सुविधाओं को रोककर हमको दे दिया जाए तो 1 साल वो भी तो झेलने इस संकट को। क्या होता है, कर्मचारी किस तरीके से महंगाई में जीवन यापन कर रहा है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और उसमें हम आर्थिक रूप से 24 घंटे नौकरी करके कोरोना में भी पूरे शासन की तहे दिल से सहयोग करने के बावजूद भी जो स्थिति हमारी कोई सरकार सुन नहीं रही है। कर्मचारी आज जो एकत्रित हुए हैं, सिर्फ हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पिछले 2 सालों से हमारा इंक्रीमेंट रुका हुआ है। हम शासकीय कर्मचारी हमेशा अपने निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना में भी हमारे कितने कर्मचारी हम लोगों का साथ छोड़ कर चले गए, जिनका परिवार यतीम हो गया। और इसके बावजूद भी हम इतना चाहते हैं कि हम लोगों का इंक्रीमेंट जो रुका हुआ है वो दिया जाए, केंद्र के बराबर हम लोगों का महंगाई भत्ता दिया जाए। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।